आप सभी का विज्ञान की क्लास में स्वागत है। लेसन 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। क्रियाकलाप 6.7 चौड़े मुंह की बोतल अथवा कांच के एक कटोरे या गिलास में लगभग आधा कप पानी लेकर उसमें एक चम्मच नीला थोथा घोल लीजिए। इस विलयन में तुम सल्फर यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालिए। आपको नीले रंग का विलयन मिल जाएगा। एक कांच की छोटी बोतल अथवा एक परख नली में विलयन का थोड़ा सा नमूना शेष बचा लीजिए। शेष विलयन में एक उपयोग किए जा चुके ब्लेड का टुकड़ा अथवा कील डाल दीजिए। लगभग आधे घंटे तक इंतजार कीजिए। अब विलयन के रंग को देखिए। इसकी तुलना शेष बचाए गए नमूने वाले विलयन के रंग से कीजिए। चित्र 6.4 जैसे कि यह दिखाया गया। चित्र लोहे के साथ अभिक्रिया के कारण कॉपर सल्फेट विलयन के रंग में परिवर्तित करता है। ये देखो कॉपर सल्फेट विलयन है और ये ब्लेड डाला हुआ है, ये इसमें कलर चेंज हो जाएगा। क्या आपको विलयन के रंग में कोई परिवर्तन नज़र आता है? ब्लेड अथवा कील को बाहर निकाल लीजिए। क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? आपको जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वे लोहे और कॉपर सल्फेट के बीच अभिक्रिया के कारण होते हैं। विलयन के रंग का नीले से हरे रंग में परिवर्तित हो जाना एक नए पदार्थ आयरन सल्फेट के बनने के कारण होता है। लोहे की कील पर भूरा निक्षेपण तांबे का कॉपर की परत के जमने के कारण होता है, जो एक अन्य नया पदार्थ है। हम इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। कॉपर सल्फेट विलयन CuSO ब्रैकेट बंद 4 नीला थोथा प्लस लोहा। Fe आयरन सल्फेट विलयन FeSO ब्रैकेट बंद 4 हरा प्लस कॉपर Cu भूरा निक्षेप। क्रियाकलाप 6.8 किसी परख नली में लगभग 1 चम्मच सिरका लीजिए। इसमें चुटकी भर खाने का सोडा मिलाइए। उस आपको गैस के बुलबुले बाहर निकलते दिखाई देंगे और एक बुरबुहाट की ध्वनि सुनाई देगी। चित्र 6.5 में दिखाई गई व्यवस्था के अनुसार इस गैस को ताज़े बने चूने के पानी से गुजारिए। चूने के पानी में क्या परिवर्तन दिखाई देता है? परख नली में होने वाले परिवर्तन निम्न प्रकार के होते हैं। सिरका, खाने का सोडा, अन्य पदार्थ। चूने के पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस चूने का पानी, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। जब चूने के पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारा जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया रंग का हो जाता है। चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परिसरण है। आप इस परिसरण का उपयोग अध्याय 10 में यह प्रदर्शित करने के लिए करेंगे कि हम श्वसन के दौरान जो वायु बाहर छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। क्रियाकलाप 6.6 से 6.8 में आपने देखा कि प्रत्येक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते थे। क्रियाकलाप 6.6 में मैग्नीशियम के तार को जलाने पर बनने वाली भस्म का एक नया पदार्थ थी। क्रियाकलाप 6.7 में लोहे की कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया से कॉपर और आयरन सल्फेट बने थे। ये दोनों नए पदार्थ थे। कॉपर लोहे के ब्लेड पर निक्षेपित हो गया था। क्रियाकलाप 6.8 में खाने के सोडे
और सिरके की अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, जिसने चूने के पानी को दूधिया कर दिया था। क्या आप इस अभिक्रिया के दौरान बनने वाले नए पदार्थ का नाम बता सकते हैं? वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया भी कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? इसका आंसर ये बनेगा, वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ये यहाँ तो हमारे दैनिक जीवन में रासायनिक परिवर्तन का बहुत महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के कारण ही बनते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी अभ्यासक में से धातु निष्क्रिय करनी हो तो लोहे अभ्यासक से लोहा, तो हमें निश्चित क्रम में रासायनिक परिवर्तन करने पड़ते हैं। तैयार औषधि भी रासायनिक अभिक्रियाओं की एक लंबी श्रृंखला का अंत्योपादन होती है। उपयोगी नए पदार्थ जैसे अपमार्जकों और प्लास्टिक को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थों की खोज रासायनिक परिवर्तनों के अध्ययन करके की गई है। हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं। नए पदार्थ के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्नलिखित घटनाएं भी हो सकती हैं। प्रकाश, ऊष्मा अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण, उदाहरण के लिए उनका अवशोषित होना अथवा निम्नलिखित बाहर निकलना। ध्वनि का उत्पन्न होना, किसी नई गंध का बनना अथवा गंध में परिवर्तन होना, किसी गैस का बनना, रंग में परिवर्तन होना। 6.3 लोहे में जंग का लगना। हम जंग लगने की घटना पुनः विचार विमर्श करते हैं। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तु को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। चिंकू, लोहे का उपयोग पुल, जहाज, ट्रक, कार आदि का ढांचा बनाने और अन्य कई उपयोगी वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। अंत जंग लगने के कारण बहुत अधिक आर्थिक हानि होती है। जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा लिखा जा सकता है। लोहा प्लस ऑक्सीजन प्लस जल। जंग लगने के लिए जल और ऑक्सीजन दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। वास्तव में यदि हम अधिक नमी हो अर्थात आर्द्रता की मात्रा अधिक हो तो जंग बहुत जल्दी लगती है। हम लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं? लोहे की वस्तुओं को जंग अथवा ऑक्सीजन अथवा दोनों संपर्क में आने से बचा कर ही हम ऐसा कर सकते हैं। इसका एक सरल उपाय उन पर ग्रीस अथवा पेंट की एक परत चढ़ाना है। वास्तव में लोहे की सभी वस्तुओं को नियमित रूप में ग्रीस अथवा पेंट की परत चढ़ाते रहना चाहिए, जिससे उन्हें जंग लगने से बचाया जा सके। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर जस्ता अथवा क्रोमिश जैसी किसी धातु की परत चढ़ाना है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यशन लेपन कहते हैं। अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे की पाइपों यश लेपित होते हैं, जिसके कारण वे जंग से बच सकते हैं। 6.4 क्रिस्टलीकरण। किसी बीकर में लगभग 1 कप जल डालिए और उसमें सावधानी से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। जल को गर्म कीजिए। जल उबलना शुरू कर दे तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण लगातार हिलाते हुए घोलिए।
कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट घुलना बंद न हो जाए। विलियम को फिल्टर पेपर की मदद से छान लीजिए। इसे ठंडा होने दीजिए। जब विलियम ठंडा होने लगे तो उसे हिला डुलाकर या अन्य किसी प्रकार से न छेड़ें। कुछ समय पश्चात विलियम को देखिए, क्या आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देने लगते हैं? नहीं तो कुछ समय तक इंतजार कीजिए। जैसे कि ये चित्र में दिखाया गया है, 6.6 कॉपर सल्फेट विलियम से प्राप्त शुद्ध क्रिस्टल। इस अध्याय में अपने रासायनिक तथा भौतिक परिवर्तनों के बारे में अध्ययन किया। आपने आसपास दिखाई देने वाले परिवर्तनों को रासायनिक अथवा भौतिक परिवर्तनों के रूप में पहचानने की कोशिश की। इस वीडियो को बार बार देखो और सुनो और समझो, और जो ना समझ में आए मेरे से पूछ सकते हो।